धुलियान हिंसा का दरअसल नया वीडियो सामने आया है। उपद्रवियों ने सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया था। पत्थर से बाइक को तोड़ा गया। वक्फ कानून को लेकर बवाल के बाद यह हिंसा हुई, जिसकी नई तस्वीरें सामने आई हैं। तो ये देखिए तस्वीरें किस तरह से उपद्रवी मुर्शिदाबाद के धुलियान में हिंसा करते नजर आ रहे हैं, वाहनों को तोड़ते नजर आ रहे हैं। धुलियान में सीसीटीवी में कुछ उपद्रवी कैद हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जमकर हिंसा की गई। घंटों इसी तरह से ये उपद्रवी तांडव मचाते रहे, सीसीटीवी तोड़ते भी नजर आ रहे हैं इस नए वीडियो में उपद्रवी। ये धुलियान का वीडियो है। आज सुबह यहां पर फिर फायरिंग हुई है। हालात काबू में अभी भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की कुल 16 कंपनियां तैनात हैं। बंगाल से खबर, जहां मुर्शिदाबाद में पैरामिलिट्री के 1600 जवान तैनात हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। मुर्शिदाबाद हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई थी। और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के हिंसाग्रस्त इलाके से टीवी9 रिपोर्टर रविशंकर दत्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। वक्फ संशोधनी बिल को लेकर मुर्शिदाबाद में जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसके चलते सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। और आप देख सकते हैं सेंट्रल फोर्स यहाँ पे खड़े हैं। पहले तो आपको दिखा दूँ, सेंट्रल फोर्स यहाँ पे पहुँच चुकी है और यहाँ पे बीएसएफ है। आप देखिए ये फोर्स तैनात इसीलिए किया गया है क्योंकि मुर्शिदाबाद के ये जो जगह है शाहजूर मोड़, यहाँ पे दंगे हुए थे, यहाँ पे झमेले हुए थे। आप देख सकते हैं रास्ते में, आपको एक बार दिखा दें, रास्ते में जो एरिया है देखिए, यहाँ पे आगजनी की घटना घटी थी। टूटा हुआ शीशा और मिट्टी सब यहाँ पे पड़े हुए हैं। और आप देखिए यहाँ पे सेंट्रल फोर्स खड़े हैं। एक तरफ जहाँ सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयड है, दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे स्टेट पुलिस जो है उनको भी यहाँ पे तैनात किया गया है राइट कंट्रोल के लिए। और ये जगह बहुत ही सेंसिटिव था और ये जगह सेंसिटिव होने के चलते यहाँ पे इन फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। अलग अलग जो जगह है उनमें डिप्लॉय किया गया। अभी तक कहा जा रहा है 5 ऐसे कंपनी आए हैं जो कि सेंट्रल फोर्स जिसको तैनात किया गया है। क्यों यहाँ पे तैनात किया गया है एक बार आपको फिर से दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे शीशा वगैरह पड़ा हुए है। यही वो रास्ता है जहाँ पे झमेले हुए थे और ये रास्ता सीधा नेशनल हाईवे जो 12 है वो है। यहाँ पे आगजनी की बीच रास्ते में आगजनी की घटना घटी थी। यहाँ पे जो सीनियर्स IPS ऑफिसर्स है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपको एक बार दिखा देते हैं, वो यहाँ पे बैठे हैं। तो इस जगह को डोमिनेट करने के लिए ये फोर्स की यहाँ पे ज़रूरत थी और वो यहाँ पे बैठ के यहाँ पे जगह जो है इसका यहाँ पे जो तैनाती है वो यहाँ पे देख रहे हैं। अलग अलग जगह पे ऐसे सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय किया गया है सिर्फ इसीलिए क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट में शुभेंदु अधिकारी ने जो मामला किया था उसमें साफ जाहिर किया था कोर्ट ने कि सेंट्रल फोर्स की ज़रूरत है। वैसे स्टेट गवर्नमेंट ने भी कहा था सेंट्रल फोर्स की ज़रूरत है ये मॉब को कंट्रोल करने के लिए। और इसीलिए पूरा जगह पे सेंट्रल फोर्स और स्टेट पुलिस दोनों एक साथ मिलके ये जो झमेले हुए हैं इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन अभिजीत के साथ रविशंकर, टीवी9 भारतवर्ष, मुर्शिदाबाद, शाहजूर मोड़। और मुर्शिदाबाद में हिंसा के दौरान कई दुकानों में लूटपाट हुई। उपद्रवियों ने जिस दुकान में लूटपाट की, वहां से संवाददाता रवि दत्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी। बांग्लादेश के एक वीडियो वायरल हुए थे जहां पे देखा जा रहा था बांग्लादेश मैकडोनल्ड्स बाटा में ऐसे लोग उपद्रवी जो आ रहे हैं वहां पे वो एक दुकान को तोड़फोड़ कर रहे हैं। उसी कायदे में आप देखिए यहाँ पे मुर्शिदाबाद में ये जो स्टाइल बाज़ार है उसको तोड़ा गया था। जो वायरल वीडियो सामने आया था उसका पुष्टिकरण यहाँ पे हुआ है। आप देख सकते हैं यही वो स्टाइल बाज़ार है जिसका वायरल वीडियो सामने आया था। और आप देखिए यहाँ पे क्या तांडव मचा है। पूरा रास्ता जो है यहाँ पे आगजनी की घटना घटी थी, गाड़ी यहाँ पे था उसको आग लगाया गया था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे डीओ है जो कि परफ्यूम यूज़ करते हैं उसका यहाँ पे टुकड़ा पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं ये सब जो हैंगर्स है वो सब यहाँ पे पड़ी हुई है। तो आप देखिए दुकान को कैसे तोड़ा गया था। ये वो दुकान है जिसकी यहाँ पे ज़बरदस्त तोड़फोड़ की गई थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग यहाँ पे कैसे अपना घर से शीशा
लाके बाहर फेंक रहे हैं। तो ये घटना जो यहाँ पे घटी है इसको लेके बहुत बवाल मचा और उसके बाद ये जगह को यहाँ पे कड़ी सुरक्षा दी गई और ये सुरक्षा अभी यहाँ पे तैनात किया गया है। सेंट्रल फोर्स, वही सेंट्रल फोर्स यहाँ पे जगह का निगरानी कर रहे हैं। सामने वाले जितने भी घर है आप देखिए, ये घर देखने से साफ पता चल रहा है इनके जितने भी घर के शीशे थे सब कुछ तोड़फोड़ कर दिया गया। मैं अपना कैमरामैन अभिजीत को एक बार कहूँगा सामने आने के लिए, एक बार हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि घर के अंदर क्या हुआ है। जो तोड़फोड़ यहाँ पे हुई है वो उससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ ज़बरदस्त बवाल हुआ था और आप देख सकते हैं घर के अंदर साजो सामान कैसे यहाँ पे तोड़ा गया था। तो आप ये मंजर देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। और यहाँ पे देखिए ये जो उल्टा तरफ ये जो दुकान है देखिए भारती मेडिकल स्टोर, इसको भी यहाँ पे तोड़ा गया और इसके साथ साथ यहाँ पे एक दुकान था उसको भी यहाँ पे कम्प्लीटली तोड़फोड़ इसका किया गया है। आप देखिए दुकान के अंदर कुछ नहीं बचा है। मैं अपना कैमरामैन को थोड़ा दिखाने के लिए कहूँगा। देखिए दुकान के अंदर कुछ नहीं बचा है, एसी से लेके सब कुछ यहाँ पे तहस नहस कर दिया गया है। ये कारण है कि वक्फ जो अमेंडमेंट बिल है उसको लेके बवाल हुआ था और उसी बवाल की प्रोटेस्ट में यहाँ पे जो लोग निकले थे उसमें यहाँ पे तोड़फोड़ हुआ है। आप थे उस दिन जब यहाँ पे हुआ था? ये वाला सर मेरा ही दुकान है। ठीक है, मिठाई का दुकान था। अच्छा, मिठाई का दुकान का ये हालत किया है? हाँ सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल है। अच्छा। गोपाल रविदास। अच्छा, तो गोपाल रविदास ये बताइए कि क्या हुआ था एग्जैक्टली? सर पहले तो मिছিল बाहर हुआ था, ठीक है, 2:30 बजे। तो मिছিল बाहर होने के बाद मैं सोच रहा था कि सब कुछ ठीक है, मैं देख रहा था। उसके बाद मैं घर में गया तो लगभग 3:30 बजे से लूटपाट हो गया। अच्छा, तो आपका दुकान में जो कुछ था सब कुछ लेके चला गया? सब कुछ सर, सब कुछ। कौन थे ये लोग जो आए थे? मालूम नहीं है सर। यहाँ के लोग हैं? अब कहाँ का लोग थे, हम तो अंदर थे, घर में थे। ठीक है, तो लैपटॉप थे, कंप्यूटर थे, उसके बाद मिठाई के जो सामग्री है, फ्रिज, एसी, सब कुछ लूटपाट हो गया सर। 6-7 लाख। 6-7 लाख की नुकसान हुआ। आप भी यहाँ पे थे क्या? हाँ, मेरा भी वो दुकान था। अच्छा। उस दुकान में मेरा कृष्ण रविदास मेरा नाम है। उस दुकान में मेरा जो भाड़ा है वो मुस्लिम है। हाँ, 5-20 बच्चों से वो रहता है। ठीक है, हम लोग इसमें नहीं रहेंगे। हम लोग रहेंगे तो हम लोग मर जाएंगे। हमारा छोटा छोटा बाल बच्चा है, हम लोग को कुछ खाना पीना है, उस दुकान में चलाएंगे। जो लोग यहाँ पे ये हालत के कौन थे वो लोग? वो सब आसपास जितना है मुस्लिम है सब लोग है। अच्छा, क्यों क्या कहना? क्या हम लोग का तो रहने नहीं देंगे, इसमें बिजनेस नहीं करने देंगे। वो लोग सोच लिया क्या हम लोग को उसको भगा देंगे। हाँ, इसलिए ये सब करता है सर। और उपद्रवियों ने दुकान के अलावा लोगों के घरों में भी लूटपाट की, तोड़फोड़ की। मुर्शिदाबाद से हमारे संवाददाता रवि दत्ता की एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक लड़की हाथ में एक प्लास्टिक का कटोरा लेके खड़ी है और घर के अंदर जितना भी टूटा चीज़ है वो बाहर फेंक रही है। उनका हालत ऐसा है, घर के अंदर कुछ नहीं बचा है और वो बाहर आके अपना घर साफ कर रहे। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे वही वक़्फ़ बिल के लिए जो आंदोलन हो रहा था उसी को लेकर झगड़ा बहुत बढ़ गया और इतना गुस्से में वो लोग घर दुकान सब चीज़ तोड़ फोड़ के अंदर घुसने का कोशिश कर रहे हैं। सामने वाले ये वाले भी दरवाज़ा उन लोगों ने बहुत कोशिश किया तोड़ने का, लेकिन टूटा नहीं। तो इधर पीछे तरफ एक हमारा दरवाज़ा है वो लकड़ी का है, तो इजीली टूट गया वो और वो अनफॉर्चुनेटली अंदर घुस गया। अंदर घुसे तो अंदर से ताला मारा हुआ था, बहुत कोशिश किए वो लोग ताला तोड़ने का लेकिन नहीं तोड़ पाए। तो इलाका के लोग थे? हाँ, पता नहीं, हम लोग देख भी नहीं सकते थे। ऊपर से हम लोग का घर देखे कुछ नहीं बचा है, इतना पत्थर फेंक रहे कि बात देखने तक का हिम्मत नहीं है हम लोगों को। हम लोग तो किसी भी हालत से छुपे हुए भागने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा है। अच्छा। और वो लोग अंदर घुस के जितना सामान चोरी कर पाए हैं चोरी किए हैं, जितना सामान हाँ अगर नहीं कर पाए तो उसको तोड़ के नष्ट कर दिया, कुछ नहीं छोड़े नीचे। अच्छा, तो इनके घर है, थोड़ा इनके साथ इनके घर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि क्या हालत बना हुआ है। आप जहाँ से सामान ला रहे थे थोड़ा वहाँ पे जाएंगे। देखिए सबसे पहले दिखाते हैं, ये तो इलेक्ट्रिक बॉक्स है, उसका हालत देखिए। ये है आपका एक्वेरियम, उसका हालत यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे देखिए पूरा जो साजो सामान है घर के सब कुछ
तोड़फोड़ करके यहाँ पे ख़त्म कर दिया। तो कितने लोग यहाँ पे घुसे थे? लगभग 10 लोग करीब होंगे। अभी कैमरा में तो उतना पता नहीं चला ना, कैमरा सब आप लोग देख सकते हो वहाँ पे तोड़ दिया गया है सब कुछ, रिकॉर्डिंग बचा हुआ नहीं है। अच्छा। सब कुछ, और हम लोग को पता भी नहीं, हम लोग देखने के लायक जब पुलिस आई थी आपके पास? पुलिस बहुत देर में, अगर पुलिस सही टाइम में आती ना तो हम लोग का दुकान भी बच जाता, हम लोग का घर भी बच जाता। पुलिस का कोई नामो निशान नहीं था। अच्छा, तो आपको एक साथ दिखाना चाहेंगे कि ये घर जो है स्थिति बहुत ही ख़राब है, कुछ नहीं बचा हुआ है। एक बार आपको ये घर दिखा देते हैं। देखिए घर की हालत क्या है। एक गृहस्थी का घर है, ये खाट है, ये घर है, इसको पूरा टीवी का हालत देखिए, आपको दिखाते हैं यहाँ टीवी का हालत क्या है। देखिए टीवी को भी यहाँ पे तोड़ फोड़ करके तहस नहस कर दिए। और ये जगह को इतना बुरी तरीके से तोड़ा गया कि ये लोग अब ये जो घर की हालत है इससे पूरा घर, हाँ देखिए शीशा क्या हालत क्या है। तो इससे साफ समझ में आता है, समझ में आता है कि जो लोग यहाँ पे आए थे वो लूट तराज के लिए आए थे और लूट करके ये लेके चले गए हैं। और ये घर जो है कुछ नहीं बचा है घर का, और ये घर को तहस नहस कर दिया गया। इसका और भी एक हिस्सा है, आपको हम दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ ये कहना ज़रूरी है यहाँ पे जो परिवार रह रहे हैं स्टाइल बाज़ार के सामने, इनका दिन गुजर रहा है इतनी डर में कि ये कह रहा है कि बीएसएफ यहाँ पे, सेंट्रल फोर्स या पुलिस यहाँ पे नहीं रहेंगे तो जो हालत हम लोगों का होगा वो कहने लायक नहीं है। और एक बड़ी अपडेट है, गुना हिंसा का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी का नाम है विक्की पठान, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। 9 आरोपी पहले हो चुके हैं गिरफ्तार। आरोपियों का वीडियो भी पुलिस ने जारी किया। ये देखिए, यही वो आरोपी हैं, बाकायदा पुलिस की ओर से वीडियो जारी किया गया है। और गुना हिंसा का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है विक्की पठान को, जिससे पुलिस ने अब अरेस्ट कर लिया है। इस पूरे मामले में 9 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। देखिए 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है हिंसा के दौरान की, जब कैसे लोग पत्थर चला रहे थे, पुलिस पर भी लोगों ने हमला किया तो वहीं कई गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया गया। और अब दूसरी तस्वीर देखिए, हिंसा में जो लोग आरोपी थे उन्हें अब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। 9 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और अब विक्की पठान की भी गिरफ्तारी हो गई है, जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है इस हिंसा का। और वहीं मध्य प्रदेश के गुना में कल हनुमान जन्म उत्सव के दौरान हुई हिंसा का एक वीडियो सामने आया है। क्या है इस वीडियो में, आपको दिखाते हैं। वीडियो गुना के कर्नलगंज का है, जहां एक मस्जिद के पास जुलूस के पहुंचते ही देखिए कैसे कुछ लोग भड़क जाते हैं। वीडियो को देखने पर लगता है कि कुछ लोग हमला करने पर उतारू थे, जिन्हें पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। इस बीच आसपास मौजूद लोग जल्दी से जल्दी मस्जिद के बाहर से जुलूस को निकालने के लिए कहते भी सुनाई दे रहे हैं। मस्जिद के पास पहुंचते ही डीजे को भी बंद करा दिया गया, लेकिन मस्जिद के आगे से गुजरने के बाद जुलूस का डीजे जैसे ही दोबारा चलना शुरू होता है, मस्जिद के अंदर मौजूद युवक फिर भड़क जाते हैं और पुलिस का घेरा तोड़कर देखिए कैसे जुलूस में शामिल लोगों पर हमला कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर मस्जिद के अंदर मौजूद लोगों को रोकना पुलिस के लिए मुश्किल हो जाता है और मस्जिद के अंदर से ही ये लोग जुलूस पर लाठी बरसाना शुरू कर देते हैं। मस्जिद के अंदर मौजूद लोगों ने हनुमान जन्म उत्सव के जुलूस पर पथराव भी किया। पुलिस ने किसी तरह से हालात को संभाला। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। हिंसा को लेकर 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और सीसीटीवी फुटेज की मदद से गुना हिंसा के आरोपियों की तलाश की जा रही है। हिंसा के बाद से इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। हनुमान जन्म उत्सव के दौरान जब हिंसा भड़की, उस वक्त आला अधिकारी सीसीटीवी कैमरे की मदद से जुलूस पर नजर बनाए हुए थे। हिंसा के तुरंत बाद आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और कुछ ही देर में हालात को काबू में कर लिया। पुलिस को शिकायत मिली कि मस्जिद के अंदर जुलूस पर पथराव भी किया गया था। तनाव के बाद कर्नलगंज के हर चौराहे पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। हिंसा को लेकर पुलिस ने एक FIR दर्ज की है। हिंसा को लेकर सीसीटीवी की मदद से कई आरोपियों की पहचान कर ली गई है। अब तक 9 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। ऐसा है कि वो एक जुलूस वहाँ से गुजर रहा था कर्नलगंज मस्जिद के पास से, और कुछ चूँकि नारेबाजी हुई दोनों समुदाय के बीच में, और जो पता चला है कि पथराव भी हुआ है। उस पथराव में जिसमें 1-2 लोगों को चोटें आई हैं। इसमें जो भी शरारती तत्व हैं उनको चिन्हित कर लिया गया वीडियो फुटेज से, और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और नेपाल के बीरगंज में हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर पथराव हो गया, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए और इस कारण कर्फ्यू भी लगाना पड़ा।
वीडियो में छतों से कुछ लोग पत्थरबाजी करते दिख रहे हैं। छत पर चढ़े 10 से ज्यादा लोगों ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पत्थरबाजी की, जिसके बाद नाराज श्रद्धालुओं ने पत्थरबाजों को जवाब देना शुरू कर दिया। शोभा यात्रा अपने रूट के हिसाब से जा रही थी। जैसे ही छपकैया पहुंची तभी शोभा यात्रा पर एक धार्मिक स्थल से पत्थरबाजी शुरू हो गई, जो शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को लगे। इस घटना के बाद हालात पुलिस के नियंत्रण से बाहर हो गए। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया और टीयर गैस के गोले दागे, लेकिन फिर भी भीड़ पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ उपद्रवियों ने आसपास के दुकानों और बाइकों में आग लगा दी, जिससे हालात और खराब हो गए। वहीं शोभा यात्रा पर पथराव के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। पूरे बीरगंज शहर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जहां भी नजर जाएगी हर तरफ सिर्फ पुलिस ही पुलिस दिखेगी। रैक्सॉल बॉर्डर से भारत की ओर जाने और आने वाले सभी लोगों को रोक दिया गया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने एक बार फिर अवैध मस्जिद का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में अवैध जमीन पर बनी सभी मस्जिदों को ध्वस्त किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। आजकल मुंबई महाराष्ट्र में मस्जिद के नाम पे बड़े प्रमाण में लैंड जिहाद हो रहा है। अब वो खत्म होगा। अवैध मस्जिदों के खिलाफ बीजेपी नेता किरीट सोमैया की मुहिम से महाराष्ट्र में नया विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि अब मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर से होने वाली तेज आवाज बंद होनी चाहिए। किरीट सोमैया ने दावा किया कि महाराष्ट्र में 70% मस्जिदें अवैध जमीन पर बनाई गई हैं या फिर ज्यादातर मस्जिदों के ऊपर लगे लाउडस्पीकर अवैध हैं, नियमों के खिलाफ लगाए गए हैं। 70% मस्जिद अनधिकृत है या उसके ऊपर लगे हुए लाउडस्पीकर अनधिकृत है। अब देवेंद्र फडणवीस सरकार ने इस संबंध में एक कड़ी नियमावली प्रसिद्ध की है। कोई भी अनधिकृत मस्जिद के ऊपर लाउडस्पीकर की परमिशन नहीं मिलेगी। मस्जिद के ऊपर अगर लाउडस्पीकर लगाया है परमिशन लेनी पड़ेगी और उसका आवाज सिर्फ उस मस्जिद तक मर्यादित। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री और बीजेपी की आलोचना की गई है। इस लेख में कहा गया है कि बीजेपी अब भारत में हिंदू पाकिस्तान बनाना चाहती है। आप देखिए ये रिपोर्ट। सामना के लेख में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधा गया है। सामना के संपादकीय में आज लिखा गया कि बीजेपी अब भारत में हिंदू पाकिस्तान बनाना चाहती है। इस हिंदू पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा लोग हैं। सामना के मुताबिक हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं के लिए अलग गांव बनाना चाहते हैं। ये विचार विश्व में हिंदू संस्कृति का सिर शर्म से झुकाने वाले हैं। ये बाबागिरी कहां तक जाएगी? संपादकीय में लिखा गया है कि वक्फ बिल के चलते देश में धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है। बीजेपी का हिंदुत्व देश को बांटने वाला है। इसके अलावा सामना में लेख में कहा गया है कि वक्फ संशोधन कानून पर संसद के दोनों सदनों में करीब 20 घंटे बहस हुई, मगर मणिपुर की स्थिति पर दोनों सदनों में 1 घंटे भी चर्चा नहीं हो सकी। भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत बढ़े और उसका रूपांतरण दंगों में हो, इसकी कोशिश बीजेपी ईमानदारी से कर रही है। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने से बीजेपी को ऐसा लगा कि उसने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त कर ली है। और लखनऊ में अंबेडकर की प्रतिमा हटाने पर बवाल। सरकारी जमीन पर स्थापित प्रतिमा को हटाने गई पुलिस टीम पर लोगों का पथराव। हमले में कई पुलिस वाले घायल हुए। तस्वीरें लखनऊ के खतारी गांव की है। अब इस इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। दरअसल बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा हटाए जाने के दौरान गुस्साए लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। इस बवाल में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सरकारी जमीन पर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित करने पर उतारू भीड़ देखते ही देखते उग्र हो गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर हमला बोल दिया गया। ग्रामीणों ने पुलिस पर ईंट पत्थरों और लोहे की छड़ों से हमला किया, जिसमें कई पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि वे सिर्फ बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती मनाने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस वाले आए सुबह और पत्थरबाजी करने लगे। पत्थरबाजी करने को, मूर्ति हटाने को, वहाँ तक सबको धकिया दिया। जितनी औरतें लेडीज वहाँ पर थी वहाँ सबको धक्का मार के उस पार कर दिया। और पुलिस वाले लोग इसमें हाथ लेके धक्का दे रहे हैं। उस पे इतने गुम्मे मारे, मूर्ति में पूरे स्क्रैच आ गए हैं पीछे। ये घटना जिला मुख्यालय से 36 किलोमीटर दूर खतारी गांव में हुई। ग्रामीणों ने हाल ही में सरकारी जमीन पर आम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित की थी, जिसे पुलिस हटाने गई थी, लेकिन ग्रामीण उग्र हो गए और हमला कर दिया। और बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अब दलित समाज को जोड़ने की मुहिम चला रही है। देखिए पूरी खबर क्या है। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की है। अंबेडकर जयंती पर बीजेपी अब जय भीम पदयात्रा कर रही है।
पटना के गांधी मैदान में आज बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ दलित समाज के सैकड़ों लोग इस यात्रा में शामिल हुए। गांधी मैदान से पटना हाईकोर्ट तक जय भीम पदयात्रा निकाली गई। इस यात्रा का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज युवाओं को राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। आप सबको बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि आज देश में 5000 से अधिक जगहों पर बाबा साहेब की जयंती पर पदयात्रा निकाली जा रही है। देश में शोषित, पीड़ित और वंचितों के लिए लड़ाई भी लड़ी और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसको अपना अधिकार भी दिया। ये अधिकार को लेके देश के युवा इस कॉन्स्टिट्यूशन के रास्ते पे आगे बढ़ के संविधान को सम्मान करते हुए विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करे, इस दिशा में आज का अवसर एक प्रेरणा का अवसर है। गुजरात के वलसाड़ में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने धर्मांतरण के मुद्दे पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि धर्म सभी को सुख की ओर ले जा सकता है। हमें लालच या भय के कारण धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। धर्म ही वो तत्व है जो एक साथ सबको सुख में चला सकता है। वो धर्माचरण अपना नित्य होता रहे, हम मोह आकर्षण के वश न हो, हम स्वार्थ की लालच में फंस न जाए, हमको लालच दिखाकर या भय दिखाकर जोर जबरदस्ती से या हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर कोई हमको बदले नहीं, धर्म से विमुख न करें। इसलिए हमारे यहाँ पर केंद्र बनाए गए। पहले वो नहीं थे, जनसंख्या बड़ी सीमित थी, तो हमारे सन्यासी वर्ग के लोग सब विचरण करते थे गांव गांव। उनसे सत्संग पाकर लोग सावधान हो जाते थे, अपने आप को धर्म पर पक्का रखते थे। बाद में जनसंख्या बढ़ गई तो कहां कहां जाए और कितने लोगों को मिले। पंजाब पुलिस ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। जालंधर से पुलिस ने रॉकेट लॉन्चर को बरामद किया। फिरोजपुर से 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद पंजाब पुलिस ने अब आतंकियों की एक और बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पंजाब में एक दिन में जहां जालंधर से रॉकेट लॉन्चर बरामद किया गया, तो वहीं फिरोजपुर से पुलिस ने RDX बरामद किया है। आशंका है कि रॉकेट लॉन्चर से किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की योजना थी, जिसे पुलिस की मुस्तैदी ने नाकाम कर दिया। इससे पहले फिरोजपुर से जग्गा सिंह और मनजिंदर सिंह नाम के 2 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी। दोनों आतंकियों का कनेक्शन गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बताया जा रहा है। आतंकियों के पास से 2.8 किलोग्राम IED बरामद हुआ था, जिसमें 1.6 किलो RDX लगा था। एक रिमोट कंट्रोल भी आतंकियों के पास से बरामद किया गया। IED का इस्तेमाल किसी खास जगह पर आतंकी हमले के लिए किया जाना था। माना जा रहा है कि दोनों आतंकी जर्मनी में बैठे गोल्डी ढिल्लो गैंग का टेरर मॉड्यूल पंजाब में चला रहे थे। NIA ने जर्मनी में बैठे गोल्डी ढिल्लो पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। कुछ दिन पहले पंजाब में बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड अटैक किया गया था, जिसका मुख्य आरोपी इस समय पुलिस की गिरफ्त में है। और पंजाब पुलिस ने अमृतसर में आतंकी हैप्पी पंसिया के साथी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शख्स पर पाकिस्तान से हथियार मंगवाकर उन्हें पूरे पंजाब में सप्लाई करने का आरोप है। वीडियो पंजाब के अमृतसर का है और स्ट्रेचर पर दिख रहा शख्स गैंगस्टर से आतंकी बन चुके हैप्पी पंसिया का साथी बताया जा रहा है। पंजाब पुलिस ने तस्करी के आरोपी पलविंदर को एनकाउंटर में घायल कर दिया और गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि पलविंदर ने पिस्तौल से पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में उसे घायल करके पकड़ा गया। पलविंदर पर हैप्पी पंसिया के इशारे पर पाकिस्तान से हथियार मंगवाकर उसे पूरे पंजाब में सप्लाई करने का आरोप है। आतंकी हैप्पी पंसिया खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का कमांडर है। हैप्पी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का भरोसेमंद मोहरा बन चुका है। उसकी हर आतंकी गतिविधि पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर हो रही है। हैप्पी पंसिया का नाम जालंधर में बीजेपी नेता के घर के बाहर कुछ दिन पहले हुए हमले के मामले में सामने आया था। पुलिस इस मामले में टेरर एंगल से जांच कर रही है। माना जा रहा है कि पंजाब में खालिस्तान नापाक साजिश करने में जुटा हुआ है। और मध्य प्रदेश के दमोह में 7 मरीजों की मौत का आरोपी फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव उर्फ कैम जॉन 5 दिनों की रिमांड पर है। पुलिस पूछताछ में उसने कई बड़े खुलासे किए हैं।
दमोह के मिशन अस्पताल में हुई मौत के मामले में लगातार एक के बाद एक राज खुलते जा रहे हैं। जिसे महज एक फर्जी डॉक्टर समझा जा रहा था वो शातिर अपराधी निकला। नरेंद्र यादव यानी डॉक्टर एन जॉन केम की निशानदेही पर पुलिस टीम ने प्रयागराज में छापेमारी की, जहां फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने की लैब का पर्दाफाश हुआ। इस लैब से फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वाले पेपर, आधार कार्ड और कई ID कार्ड बरामद किए गए। इतना ही नहीं, पुलिस ने कानपुर में डॉक्टर के घर पर भी छापेमारी की और जांच में सामने आया कि उसके खिलाफ फर्जी डिग्री के मामले में 2013 में नोएडा में भी एक FIR दर्ज की गई थी, जिसके बाद से वो फरार चल रहा था। हमारी टीमें प्रयागराज और कानपुर गई थी, तो उनकी सर्चिंग में इनके घर से, जो जहाँ पर ये किराए पर रह रहे थे, बहुत सारे और भी फर्जी डॉक्यूमेंट मिले हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो ट्रिप्लिकेट में मिले हैं। नकली डॉक्यूमेंट और सील बनाने का सामग्री मिला है। बहुत सारे नकली ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिले हैं। बहुत सारे ID कार्ड, आधार कार्ड जो है वो अलग अलग फोटोज के साथ मिले हैं। पुलिस को शक है नरेंद्र यादव ने दूसरे लोगों के लिए भी फर्जी कागजात बनवाए हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में मामूली बात पर एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घटना का CCTV फुटेज सामने आया है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वीडियो महाराष्ट्र के ठाणे के अंबरनाथ का है, जहां के दुर्गा देवी पाड़ा इलाके में एक युवक पर चाकू से हमला किया गया। मामले का CCTV फुटेज सामने आया, जिसमें दिख रहा है कि दो युवकों के बीच बहस के बाद मारपीट होती दिख रही है। जानकारी के मुताबिक निकेत और तुषार उर्फ अन्ना के बीच बाइक के कट मारने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद निकेत ने तुषार को थप्पड़ मार दिया। इसी से गुस्साए तुषार ने निकेत पर चाकू से अटैक कर दिया। तुषार ने धारदार चाकू निकालकर निकेत पर कई वार किए। उसके हमले में निकेत की पीठ और कमर पर चोटें आई हैं। गंभीर रूप से घायल निकेत का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। मामले को लेकर अंबरनाथ के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी तुषार को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश कर रही है। इसके अलावा आरोपी तुषार का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। क्या बच्चों की पढ़ाई माँ बाप की जेब पर भारी पड़ रही है? लगता तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि हर साल स्कूलों की फीस में होने वाली बेतहाशा बढ़ोतरी ने माँ बाप को चिंता में डाल दिया। सवाल यह है कि क्या प्राइवेट स्कूलों के पास फीस बढ़ाने की खुली छूट है? क्या शिक्षा अब सेवा नहीं है, महज एक महंगा सौदा बन चुकी है? क्या मनचाही फीस पाने के लिए स्कूली जो बच्चों को प्रताड़ित भी किया जा रहा है स्कूलों की तरफ से? आप देखिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढती ग्राउंड रिपोर्ट विद गौरव अग्रवाल, सस्ती हो पाठशाला। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और अपनी आज की ग्राउंड रिपोर्ट में मैं पूछने आया हूं एक बेहद गंभीर सवाल। क्या बच्चों की पढ़ाई लिखाई अब माँ बाप की जेब पर भारी पड़ने लग गई है? कम से कम मिडिल क्लास के जो इस वक्त सवाल है वो कुछ यही बता रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली हो या कुछ दूसरे शहर, माँ बाप की तस्वीरें आ रही हैं स्कूल के बाहर तख्तियां लेकर बेलगाम फीस बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन की। दिल्ली के कुछ नामी स्कूलों में तो माँ बाप ने यहाँ तक आरोप लगा दिया है कि उनके बच्चों को लाइब्रेरी अरेस्ट किया जा रहा है। तो क्या कहना है माँ बाप का? क्या बच्चे बता रहे हैं अपनी आप बीती? ये दिखाऊंगा मैं आपको। कानून के जानकार क्या कह रहे हैं, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा मुनाफे का सौदा नहीं हो सकती, स्कूल अब रेवेन्यू जनरेट करने का या पैसा कमाने का अड्डा बन चुके हैं, ये सवाल भी मैं पूछूंगा। आइए जरा बात करते हैं इन सभी स्टेक होल्डर से और आपके सामने एक मुकम्मल तस्वीर रख। तो देश के स्कूलों में बढ़ी हुई फीस, बेलगाम तरीके से बेतहाशा तौर पर बढ़ती हुई फीस अब एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है और दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। इस वक्त हम लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली के कुछ पेरेंट्स हमारे साथ हैं, जरा इनसे पूछते हैं इनकी क्या आप बीती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञान डबास है। आपका? अशोक सिंह। आप लोगों को भी यही बढ़ी हुई फीस से जूझना पड़ रहा है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा जूझना पड़ रहा है। मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं DPS द्वारका, और एक बेटा एक बेटी, दोनों 10th क्लास में हैं। और बेटी को क्लास में बैठाया जा रहा है और बेटे को लाइब्रेरी अरेस्ट किया हुआ है। लाइब्रेरी अरेस्ट किया हुआ है? लाइब्रेरी अरेस्ट किया हुआ है, और ये पिछले 20 मार्च से चल रहा है। क्या कहते हैं स्कूल वाले? आप लोग बात करते हैं तो क्या कहते हैं? स्कूल वाले कहते हैं कि फीस भरो। हम जो DOE की अप्रूव्ड फीस है हम वो भरते हैं। DOE मतलब डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा निदेशालय। हाँ जी, हाँ, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के हिसाब से हम जो उनके अप्रूव्ड फीस है वो हम यहाँ पे भर रहे हैं। लेकिन क्या फीस है अप्रूव्ड? अप्रूव फीस है 7,785 रुपए। किस क्लास की? पर मंथ। 10th क्लास की। 10th क्लास की? 9th क्लास की, सभी की वही है। और ये मांग कितना रहे? ये मांग रहे हैं अभी इस साल इन्होंने कर दिया है 17,500 के आसपास किया हुआ है इन्होंने। मतलब 7,700
7,785 85 रुपए फिक्स है फिक्स और है, ये 17,000 से ज्यादा मांग रहे हैं। जो है इनकी 17,500 रुपए मांगते तो हैं। आपने इनसे पूछा नहीं कि आप इतना क्यों मांग रहे हैं? स्कूल के अंदर पेरेंट्स की एंट्री होती नहीं, बाहर से ही उनको वापस भेज दिया जाता है, कोई बात करता नहीं है और कहते हैं अगर बात करनी है तो पूरी फीस भरो, उसके बाद ही इनका क्लास में बैठने देंगे। आपके साथ भी यही हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल यही हो रहा है। और इसमें एक्चुअली पूरा मुद्दा क्या है, ये जो स्कूल है ये डीडीए की लैंड पे है और जो कानून है वो ये कहता है अगर कोई भी स्कूल डीडीए की लैंड पे होता है, मतलब कि लैंड जो मिलती है इनको कंसेशनल रेट पे मिलती है, और उस केस में अगर कोई भी स्कूल अपनी फ़ीस बढ़ाना चाहता है तो उनको डीओई से अप्रूवल चाहिए। ये ज़रूरी है हर एक स्कूल के लिए। लेकिन डीपीएस द्वारका क्या कर रहा है कि डीओई के अप्रूवल के बगैर अपने मनमाने तरीके से फ़ीस को कितनी भी % बढ़ा के पेरेंट्स के ऊपर एक ऐसा प्रेशर डाल दिया है, और जब पेरेंट्स उनकी इस बातों में नहीं आए तो उन्होंने अपने इस प्रेशर को बच्चों के ऊपर डाल दिया। और भी कुछ पेरेंट्स हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मैम क्या नाम हुआ आपका? शिल्पी सिंह। क्या करते हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है। और बच्चा आपका स्कूल में पढ़ता है? हाँ, मेरे दोनों बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं। आपको भी लग रहा है कि स्कूल बहुत ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं? फीस तो बहुत चार्ज कर ही रहे हैं, पर उससे ज़्यादा ही वो बच्चों को ना मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। अच्छा। उस हिसाब से तो मुझे खुद लग रहा है ये मेरे को, थैंक गॉड मैं हाउस वाइफ हूँ, जो मैं डेली पहले अपने बच्चों को यहाँ पे ड्रॉप करती हूँ, मेरे बच्चे सीधा लाइब्रेरी में जाते हैं, उसके बाद मैं स्कूटी लेके सीधा डीओई के ऑफिस जाती हूँ। कई बार मुझे DEDE भी जाना पड़ता है, कभी NCPCR। मेरा 15-20 मार्च से मेरा यही रूटीन है। यहाँ क्यों जाती हैं आप? इन सब जगहों पे क्यों जाती हैं? सर क्या करूँ, मेरे बच्चे को 20 मार्च से लाइब्रेरी में बिठाया जा रहा है। वो 10वीं क्लास की कक्षा है, क्लास में पढ़ रही है, उसे एक भी क्लास अटेंड नहीं करने दी। 10वीं क्लास कितनी टफ है बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। वो एक बार उसे क्लास ग्रुप से भी निकाल दिया गया। क्यों, ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम जो इनकी डिमांडेड फीस है वो नहीं दे रहे हैं। डिमांडेड फीस मतलब आप क्या दे रहे हैं फिर उनको? हम वो फीस दे रहे हैं जो डीओई ने अप्रूव करी है, जो सरकार ने अप्रूव की है। सरकार ने अप्रूव करी है। ये तो फालतू के अपने अकॉर्डिंग कुछ भी फीस मांग रहे हैं। तो जो फीस मांग रहे हैं उस पर उनका क्या लॉजिक है? बढ़ी हुई फीस क्यों मांग रहे हैं वो? इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हमारे स्कूल का नाम डीपीएस है, हाई प्रोफाइल स्कूल है ना, इसलिए मांग रहे हैं। कोई लॉजिक नहीं है, पर फीस मांग रहे हैं। मैम आपके साथ भी यही हो रहा है? हाँ जी। मेरे क्या नाम हो आपका? मेरा नाम कुमुद सिंघल है। मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर, दोनों के साथ यही बिहेव किया जा रहा है। किस क्लास में? एक बच्चा मेरा 9th में, एक बच्चा मेरा 11th में है। और देखिए इस डीपीएस द्वारका के बाहर हम खड़े हैं। वैसे और भी स्कूलों की आप बीती हो सकती है, लेकिन यहाँ पर पढ़ने वाली 9th क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की हमारे साथ है और हम उनसे उनकी आप बीती जानने जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स की परमिशन के साथ। हम उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे, लेकिन उनके साथ क्या हो रहा है ये ज़रूर आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? मैं 9th में पढ़ती हूँ। और आप कितने दिन से स्कूल में, आपके साथ क्या हो रहा है ज़रा बताइए हमें, क्या हो रहा है? जब से ये वाला नया सेशन शुरू हुआ, पहले हमें सेक्शंस नहीं अलॉट किए। कब से शुरू हुआ सेक्शन? मेरा 1 अप्रैल से शुरू। 1 अप्रैल। हमारे को सेक्शन अलॉट ही नहीं किए गए, हमारे को बताया ही नहीं गया कि हम कौन से सेक्शन में हैं। हमें पहले दिन ही जाके हमारे को लाइब्रेरी में बिठा दिया गया। उसके बाद हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा होपलेस और हेल्पलेस फील करते हैं। डीएम और डीओई जैसे बड़े ऑफिशियल्स की भी विजिट हो सकती है स्कूल में, और फिर भी स्कूल उनके ऑर्डर्स नहीं मानते हैं। डीएम हमारे को इंश्योर करके गए थे, फ्राइडे को वो आए थे। किस तारीख को? डेट क्या थी? फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे को। अच्छा। वो आए थे और उन्होंने 3-4 तारीख के आसपास। हाँ, उन्होंने विजिट करी थी स्कूल में और उन्होंने हमें इंश्योर किया था कि अब से आपको कभी भी लाइब्रेरी में नहीं बिठाया जाएगा। उस वक्त सारे बच्चे जो लाइब्रेरी में बैठे थे सब इतने खुश हो गए कि हमारे को अब से लाइब्रेरी में नहीं बिठाएंगे। बच्चे और बैठे थे, मतलब कई सारे बच्चों को बैठाते हैं क्या? हाँ, 12-13 बच्चे बैठते हैं। और जो 10th के बच्चे हैं उनका तो सेशन 20 मार्च से शुरू हो रखा है, तो वो तो 10 दिन से बैठ रहे थे। तो वो बहुत खुश हो गए कि अब से हमें लाइब्रेरी में कभी नहीं बिठाएंगे। और फिर भी हमारे को मंडे को फर्स्ट पीरियड में लाइब्रेरी में बिठा दिया गया। हमें ये नहीं समझ आता है कि गवर्नमेंट का इतना बड़ा। लाइब्रेरी में बैठ के करते क्या हो आप लोग? हमें लाइब्रेरी में बैठ के कुछ नहीं है, हम लोगों को बस बोल दिया जाता है बैठे रहिए, हम बाहर नहीं जा सकते, हम अपने पीयर्स से बात नहीं कर सकते, हमें वॉशरूम, वाटर कूलर ऐसे कहीं पे भी जाना हो सो हमारे को एक स्कूल फैकल्टी एस्कॉर्ट करती है वहाँ। नहीं, वॉशरूम जाने देते हैं? हाँ, पर एक स्कूल फैकल्टी के साथ कि हम किसी पीयर से बीच में बात ही ना करें। वो फैकल्टी का आपके साथ वॉशरूम तक जाती है? हाँ।
और फिर आप लोगों को वो नॉक भी करते हैं कि जल्दी आइए बाहर? हाँ, और हमारे को 2-3 बार जाने देते हैं, बस उससे ज़्यादा बार हमें जाने जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, पानी वगैरह मिलता है? पानी वगैरह हम अपने घर से भर के जाते हैं। हाँ। और अगर हमारे को भरने भी जाना हो वो भी एक बार ही जाने देंगे, उसके ज़्यादा बार जाने लंच कर पाते हैं आप वहाँ पे? लंच हमारे को हमारी जो नॉर्मल लंच ब्रेक होती है उससे 10-15 मिनट पहले करा दिया जाता है, और हमारे को नीचे नहीं जाने दिया जाता है। उनका मेन मोटिव रहता है नीचे मतलब कहाँ पे? जैसे हम लोग लंच ब्रेक में नीचे जाए या कैंटीन जाए, हमें वहाँ नहीं जाने दिया जाता है। उनका मेन मोटिव रहता है कि हम लोग अपने पीयर से बात कर ये सारी चीज़ें और स्कूल में ना फैला। पीयर से मतलब अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों से। हाँ। तो आपके मन में क्या आता है बेटा जब ये सब हो रहा होता है? हमारे मन में आता है कि इसमें हमारी क्या गलती है। ये जो एक सिचुएशन है ये एडमिनिस्ट्रेशन और स्कूल के बीच की है, और डीओई की अप्रूव्ड भी है और स्कूल की अप्रूव्ड भी, जो वो मानते हैं वो है। तो इसमें बच्चों को क्यों टॉर्चर? नहीं, आप अपने पेरेंट्स से क्या कहते हो, मम्मी पापा से क्या कहते हो? हम मम्मी पापा से यही कहते हैं दिन भर हार के कि हमारे को भाई टॉर्चर फील होता है। हम लोग बार बार हमारे को पीयर्स के सामने बुलाया जाता है, हमारे पीयर्स से भी हमें अच्छा नहीं लगता होगा। हाँ, बहुत सारे बच्चे जो गंदे बच्चे हैं वो चिढ़ाते भी हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा फीस नहीं पे कर सकते, फीस नहीं पे कर सकते तो स्कूल में क्यों आते हो। उन्हें ये नहीं पता कि वो जो फीस पे कर रहे हैं वो इलीगल है। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है बच्चों के साथ? ये सरकारें हमारी बड़े बड़े दावे करती हैं, दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम को सही करने के लिए कहती हैं कि जब लोकसभा का चुनाव आता है तो स्कूलों को कहा जाता है कि वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, बच्चों के लिए अच्छे अच्छे पढ़ाई के सिस्टम लाएंगे, स्कूल और शिक्षा चुनाव का मुद्दा बनता है। असल में क्या हो रहा है दिल्ली के नामी गिरामी स्कूलों में आप समझ रहे हैं? इसके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये ऐसे किसी छोटे बच्चे को क्या, और ये कानून के जानकार बताएं कि क्या किसी बच्चे को, मैं कोशिश करूंगा किसी कानून के जानकार से इस बारे में सलाह लूं कि क्या किसी बच्चे को इस तरह से लाइब्रेरी अरेस्ट जैसा वो कह रहे हैं किया जा सकता है, ऐसे बैठाया जा सकता है? क्या स्कूल के पास ये पावर है? आइए जरा और लोगों से बात करते हैं। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विराग गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अब उनसे जरा इसकी पेचीदगियां और बारीकियों के बारे में बात करते हैं। विराग जी, दिल्ली में भी और दिल्ली के बाहर भी स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे, उनके पेरेंट्स की एक शिकायत है कि निजी स्कूल मनमाने तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं, और जब फीस नहीं देते हैं तो उनके बच्चों को परेशान किया जाता है। दिल्ली के एक स्कूल का मामला है जहां बच्चों को घंटों लाइब्रेरी में बैठा दिया जा रहा है। माँ बाप कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को लाइब्रेरी अरेस्ट कर ले रहे हैं स्कूल वाले। आपका क्या कहना है इस पर? शिक्षा का अधिकार संसद ने दिया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है, और उस शिक्षा के अधिकार को अगर देश की राजधानी दिल्ली में बच्चों को हासिल नहीं हो रहा है और बच्चों को स्कूल वाले प्रताड़ित कर रहे हैं, ये चिंता की बात है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है 2004 का, और उस फैसले के अनुसार अगर 3 उसके बिंदु हैं तो पहला बिंदु ये है कि अगर किसी स्कूल को सरकार ने रियायती दरों पर ज़मीन दी है, नंबर 1, नंबर 2 अगर उसको और तरह की सहायता मिल रही है, एडेड स्कूल, और नंबर 3 अनेक फैसलों में ये बोला गया है कि जो शिक्षा है वो व्यापार नहीं है, शिक्षा एक किस्म का है जिसमें कि आप शिक्षा दे रहे हैं, उसमें आप अपने कमर्शियल एस्पेक्ट को रखते हुए। अब अगर दिल्ली सरकार इसके लिए 1973 में कानून बना था, उस कानून के अनुसार डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने सर्कुलर इशू किया, आदेश इशू किया, और उस पर दिल्ली हाई कोर्ट के एक इंटरिम ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर भी नहीं है। तो अब इसमें 2 सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये उठता है कि जिस विषय पर हजारों लाखों बच्चों का भविष्य उससे डिपेंडेंट है, उस पर जल्दी सुनवाई क्यों नहीं होती है? दूसरा, जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ये पूरी बातें की जा रही हैं, तो इस मामले में क्या हाई कोर्ट उस मामले में सुनवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकरण है? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? सर, स्कूल एक संस्था के माध्यम में जुड़ी हुई होती है, मतलब ये कोई प्राइवेट जरूर चलाते हैं, बट इट ऑल कम्स अंडर ट्रस्ट, और हर स्कूल की एक फीस निर्धारित होती है। हर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, जिसके अलग अलग राज्य हैं, और हर राज्य अपने यहाँ पे स्कूल्स फिक्स करती है कि भाई ये फीस होना चाहिए। तो मेरा जो नॉलेज है, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक होगी, पर जो मेरी नॉलेज और मेरा अभी तक का अनुभव है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ भी मनमानी करें या कुछ मनमानी ढंग से आप चलाना शुरू कर दें और मनमानी तरीके से आप किसी कुछ भी चार्ज करना शुरू करें, ऐसा मेरे संज्ञान में तो नहीं। अब जरा कॉन्ट्रास्ट देखिए, देश के एजुकेशन सिस्टम का हाल देखिए। एक वो माँ बाप हैं जो देश के नामी गिरामी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से इस बात की लड़ाई कर रहे हैं कि आप हमसे उतनी फीस लेंगे जितनी सरकार ने अप्रूव की है, उससे ज़्यादा हम फीस नहीं दे पाएंगे। और एक ये बच्चे हैं जिनके माँ बाप के पास न कम न ज़्यादा फीस देने के लिए पैसे ही नहीं हैं।
इनको पता ही नहीं कि फीस होती क्या है। इनके पास ना वो संसाधन है जहां ये बैठकर पढ़ाई कर सकें, इनके पास ना इतना पैसा है कि ये स्टडी मटेरियल खरीद सकें या फिर ड्रेसेस खरीद सकें। इनके पास ये जो सड़क आप देख रहे हैं, यही इनकी लाइब्रेरी है, यही इनका स्कूल है और यही इनकी क्लास है और यहीं पर इनकी ग्रेड्स भी हैं। वहाँ अलग अलग क्लास के बच्चों के लिए अलग अलग रूम्स हैं, क्लास रूम्स हैं। यहाँ सारे बच्चे एक ही साथ बैठे हुए हैं। ये है इस देश का कॉन्ट्रास्ट एजुकेशन सिस्टम का। आइए ज़रा इनसे बात करते हैं। बेटा क्या नाम हुआ आपका? उजाला कुमारी। उजाला कुमारी, यहाँ क्या पढ़ रहे हो आप? टेबल्स मैथ्स पढ़ रहे हो? हाँ सर। कितने साल से आ रहे हो यहाँ पे? कब से आ रहे हो? 1 साल से। 1 साल से। क्या करते हो बाकी घर पे, जब यहाँ पे रोज आते हो? रोज आती हूँ मैं यहाँ पर। ये तो स्कूल रोज लगता है? यस सर। आप इनको रोज पढ़ाने आते हो? हम कॉलेज के वॉलंटियर्स हैं, हम हफ्ते में 1 दिन आते हैं। हमारे बैचेस डिवाइड है तो हम अलग अलग आते हैं। डेली आते यहाँ पे लोग आते हैं? आते हैं हम लोग। ये स्कूल क्या डेली लगता है? हाँ। ये रिपोर्ट दिखाने का मकसद मेरा ये है कि जहाँ एक तरफ दिल्ली में ही एक ऐसा वर्ग है जो लड़ाई लड़ रहा है सड़क से लेकर कोर्ट रूम तक कि भाई हमारे बच्चों को एजुकेशन गवर्नमेंट अप्रूव फीस पर दी जाए और ये प्राइवेट स्कूल जो मनमाने तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं वो ना बढ़ा पाएँ। वहीं पर एक तबका ऐसा भी है जिसकी वहाँ तक भी पहुँच नहीं है। एक तबका ऐसा भी है जो बस यहाँ पर क्योंकि एक एनजीओ या कुछ लोग या कुछ ये जो वॉलंटियर्स हैं ये इनको पढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ आके पढ़ रहे हैं। अदरवाइज़ इनके पास ना तो स्कूल की एक्सेस है, ना इनके पास मोबाइल फ़ोन की एक्सेस है, ना इनके पास इंटरनेट की एक्सेस है, ना इनके पास इतने पैसे हैं कि स्कूलों में भर के ये पढ़ाई कर सकें। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक सच्चाई है जो आपको देखनी चाहिए और समझनी चाहिए। एक जिम्मेदारी सरकार की इनके प्रति भी है जो उनको निभानी चाहिए।